दुर्गा पूजा के दौरान मैं गांव गया। गांव से लौटते वक्त रिजर्वेशन कंपार्टमेंट के दरवाजे के सामने जो बेसिंग होता है, उस बेसिंग पे अपना मुंह धो रहा था क्योंकि सियालदा उतरना था मेरे को, और पानी ओवरफ्लो होकर बॉगी के प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था। पैर स्लिप किया और मैं बाहर, जैसे ही मैं बाहर गिरा तब तक रॉड को पकड़ के कोशिश किया कि मैं अंदर न जाऊं। तब तक मैं बुरी तरीके से ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में जो गैप होता है उस गैप में फंस चुका था। फिर मैं पैर को कैसे भी करके पकड़ के धीरे धीरे हाथ के सहारे में प्लेटफॉर्म तक गया और चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी हेल्प करो, हॉस्पिटल तक ले जाओ। एक जिंदगी में मैं दो जिंदगियां जी रहा हूँ सर। एक नॉर्मल लाइफ जो अच्छे से जानता हूँ और एक चैलेंजिंग लाइफ जो सीख रहा हूँ, देख रहा हूँ। मैं हमेशा अपने आप से, विकलांग लोगों को बहुत कुछ चाहिए नहीं सर, बहुत कुछ नहीं चाहिए। दाल रोटी और प्रभु का आशीर्वाद है तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट कोई नहीं देता है। एक अलग ही मोटिवेशन मिला मुझे, और तिरंगे को लेकर चलना सच में फख्र की बात है। जिधर से भी गुजरता हूँ तो लोग एक बार पलट के देखते हैं कि कौन जा रहा है। बिल्कुल, मेरे पास वर्ड नहीं है तिरंगे के साथ मेरा क्या लगाव है। ये आपको मैं देख रहा था जब आपने ये टी शर्ट पहना था, बार बार उस तिरंगे को जी कर करके ऐसे देख रहे थे वो हमें। तिरंगा मतलब है तो आज मैं वन लेग उदय कुमार से वन लेग उदय फेमस हो गया हूँ सर। कहीं पे भी लोग वन लेग उदय के नाम से जानते हैं कि कोई तिरंगा आ रहा है, मतलब वो भीड़ में अगर कहीं दब गया मैराथन के भीड़ में और मेरा तिरंगा देख के लोग समझ जाते हैं कि वन लेग उदय उधर से आ रहा है। Welcome to Valley Diaries, where we dive into the lives of extraordinary people who test the very boundaries of courage, passion, and desire and adrenaline. Today, we have the honor of having with us Uday Kumar ji, who is a person who has defied all odds, has shown exemplary levels of courage, has broken the stereotypes, and has tested the boundaries of extremity. उदय जी, हमारा सौभाग्य है, हमारा ऑनर है कि आज आप हमारे साथ हो। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे को अपने चैनल पे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। उदय जी, अगर मैं पूछ सकूं कि आपने मुझे बताया था कि आपकी पैदाइशी कैलकाटा की है? नहीं, मैं बाई बॉर्न बिहार से हूँ। अच्छा। और मेरी शुरुआती पढ़ाई लिखाई बिहार में ही होती है। और जैसे 10th 11th हो जाता है बिहार में, जानते हैं, तो हर किसी को। घर पे कौन कौन थे बचपन में? बचपन में मेरी मम्मी थी, पापा थे और दीदी, हम लोग 4 जन थे। और पिताजी का बार्बर शॉप था। अच्छा। जो कि कोलकाता में। अच्छा। तो कोलकाता आना जाना लगा रहता था। तो शुरुआती पढ़ाई लिखाई ख़त्म करने के बाद मैं कोलकाता आता हूँ, और बीच में मैं जॉब के सिलसिले में, क्योंकि बिहार में एक होता है ना सर कि जैसे बच्चा आप प्लीज मुझे अनीश बुलाए, आप मुझे सर मत बोले, मैं शर्मिंदा महसूस करता हूँ। ठीक है। तो वो जैसे ही मैट्रिक 12th कर लेता है तो या तो जॉब करे या फिर शादी वादी कर लेते हैं, अपना देखने लगे। तो वैसे ही सिचुएशन मेरा भी था। तो शुरुआती दिनों में मैंने अरुणाचल प्रदेश में CPL मजदूर हिसाब से मैंने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया। अच्छा। वो 2009 से 11 की बात है। 2009 से। तो आपकी पढ़ाई उस टाइम कंप्लीट हो गई थी? हाँ, तो 10th हो गया था। 10th हो गया था आपका। तो एक अलग ही मतलब था कि चलो करते हैं। उसके बाद पढ़ने का उस समय नहीं था। पिताजी का मतलब उतना इनकम नहीं था कि मतलब मैं फैमिली गाँव पे रख के या शहर में रख के पढ़ा सके। तो बहुत ही मतलब बोल सकते थे कैसे भी दाल रोटी चलता था। तो जब मैं वहाँ जॉब करता था तो एक उम्मीद थी कि चलो यहीं से मतलब तैयारी चालू करेंगे और कुछ ना कुछ डिफेंस में जाएंगे। तभी मेरे को पता चलता है, पापा का कॉल आता है एक दिन और बोले कि मेरी तबीयत खराब है, आ जाओ कोलकाता आ जाओ। और जैसे मैंने कोलकाता आया तो इलाज के दौरान पता चला कि पापा का कैंसर है और एकदम से लास्ट स्टेज पे। ये कौन से साल की बात है? ये 2011 के लास्ट की बात है। और आप कितने साल के होंगे उस समय?
उस समय मैं मैच्योर हो चुका था और हम लोगों की गांव में घर भी मतलब बनना चालू हो गया था। तो जैसे मम्मी को पता चला तो आनंद फानंद हम लोग पहले क्या किए कि इलाज भी करवाना चालू किया। और एक होता है कि चलो फादर्स के रहते रहते मतलब शादी ब्याह भी हो जाए, तो ऐसे ही मम्मी पापा का प्लान चला। और हमारे गांव में कुछ ज़मीनें थी जिसको हम लोगों ने बेच उच के और घर बनवा लिया, शादी वादी हो गया। शादी के कुछ दिन बाद मैं कोलकाता आया और आने के बाद फिर से पापा को मतलब बहुत सीरियस मतलब खराब हो गया तबीयत। अच्छा। और हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और तब तक मैं एक कंपनी है टेक्सना को वो ज्वाइन कर चुका था कलकत्ते में। कलकत्ता में ही। तो पिताजी का ट्रीटमेंट चलने लगा। ट्रीटमेंट चलने के दौरान लगभग 7 में 8 महीने पापा हॉस्पिटलाइज थे। अच्छा। और डॉक्टर बोल दिया था कि अब कोई इलाज नहीं है, आप घर पे ले जाओ। फिर मैं गांव ले गया पापा को और गांव ले जाके 2 दिन था उनके साथ। और तीसरे दिन मैं प्राइवेट जॉब थी तो आना पड़ा। पापा बोले कि जाओ, नई नई जॉब है, तुम जाके काम देखो, मैं ठीक हूँ। उनको भी रियलाइज हो चुका था कि अब करना क्या है। तो जिस दिन मैं कोलकाता पहुंचा उसी दिन 10 बजे मम्मी फोन की कि पापा का तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, फिर से आ जाओ तुम। घर का इकलौता लड़का होने के नाते आप समझ सकते हैं। और तब तक ये बात एक पापा के कान में पहुंची और पापा गुस्सा हुए, बोले कि उसको फोन दो। मेरे को फोन पे बात की पापा और बोले कि बेटा मैं ठीक हूँ, तुम घबराओ नहीं, काम करो अच्छे से अपना रखना। इतना बोल के फोन रखे और तब तक मैं अपने काम में, ऑफिस के काम में व्यस्त हो गया। और 2 बजे फोन आया कि अब ट्रेन पकड़ लो, आराम से आना। और पापा नहीं रहे। जैसे उस दिन मेरी दुनिया ही खत्म हो गई। एक तो पूरा शादी का कर्ज, ऊपर से मतलब बहुत बुरी तरीके से मैं फंसा हुआ था। उस कोई साथ देने वाला नहीं था। जैसे तैसे करके कुछ पुश्तैनी जमीनें थी जो पापा गिरवी रखे थे, मतलब बड़े पापा के पास। और उस पर एक बॉन्ड लगा हुआ था कि 3 साल में अगर 1,20,000 नहीं देते हो तो वो जमीन बड़े पापा के हमेशा के लिए हो जाएगी। अब पापा ऐसे सिचुएशन में मेरे को छोड़ के गए थे कि मतलब मैं ना आगे सोच सकता था ना पीछे। क्या उम्र थी उस समय? उस समय 25-26 जी। और उस समय मेरा बेटा भी हो चुका था एक। हालांकि पापा बेटे को देख के गए थे। और मैं गांव पहुंचा। क्या नाम है उसका? यश। जी, आपका एक बेटा है यश, और जी आप बता रहे थे जी। तो कोलकाता आया और आने के बाद इतना ज़्यादा प्रेशर था क्योंकि मम्मी से जब डिस्कस हुआ तो मम्मी बोले कि लगभग 2-3 लाख रुपए 5% इंटरेस्ट पे है। और मैं लगभग उस समय 5-6 हज़ार रुपया कमाता था। आप क्या काम करते थे? मैं ऑफिस पे हूँ था उस समय। तो मैं अपना मतलब सोचा कि ऐसे तो इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, मैं तो कभी चुका नहीं पाऊंगा अपना खर्चा। फिर गांव में भेजने, मम्मी है, बेटा है, वाइफ है, और ऐसे में मतलब नहीं हो पाएगा। फिर मैंने प्लान किया और सियालदह रेलवे स्टेशन पे जो मुखिया का काम होता है, वो ठेला खींचने वाला, दिन में ऑफिस में काम करता था और रात को जाके वहाँ पे रात भर ठेले पे मतलब मुखिया का काम करता था। ऐसे करके मैंने सारे कर्ज खत्म किए। और 2015 में एक्सीडेंट के 4-5 महीने पहले मैंने बड़े पापा को 1,20,000 रुपये रिटर्न दिए और वो ज़मीन ली। उसके बाद अब लगा कि अब थोड़ा सा मतलब इंसान की कैटेगरी में हूँ, क्योंकि पापा बहुत बड़ा जिम्मेदारी देके गए थे। तब लगा कि अब थोड़ा सुकून के साथ ज़िंदगी जीऊँगा, क्योंकि भागा दौड़ी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और दुर्गा पूजा के दौरान मैं गांव गया
गांव से लौटते वक्त रिजर्वेशन कंपार्टमेंट के दरवाजे के सामने जो बेसिंग होता है, उस बेसिंग पे अपना मुंह धो रहा था, क्योंकि सियालदह उतरना था मेरे को। और पानी ओवरफ्लो होके बॉगी के प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था और पैर स्लिप किया और मैं बाहर। जैसे ही मैं बाहर गिरा तब तक रॉड को पकड़ के कोशिश किया कि मैं अंदर न जाऊं। तब तक मैं बुरी तरीके से ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में जो गैप होता है, उस गैप में फंस चुका था। मैंने कोशिश किया, चिल्लाया बचाओ बचाओ, लेकिन उस समय मॉर्निंग टाइम था, कोई भी नहीं आया और जनरली कोई भी नहीं जाता। और प्लेटफॉर्म के रगड़ खाने की वजह से पैर ये लेफ्ट पैर खराब हो चुका था। जैसे प्लेटफॉर्म खत्म हुई, मैंने अपना हाथ छोड़ा, गिरने के बाद मेरी स्पाइनल टूट गई। और एक वो होता है ना कि कोई भी इंसान कहीं पे भी एक्सीडेंट होता है तो पहले अपने आप को हड़बड़ा के खड़ा करने की कोशिश करता है। सेम सिचुएशन मेरा भी था। मुझे नहीं पता था पैर नीचे से खराब हो चुका है, टूट गया है या है नहीं, मेरे को एकदम पता नहीं था। मैं भी अपने आप को बैलेंस करने के लिए खड़ा किया। जैसे ही खड़ा हुआ फिर से मैं गिर गया, क्योंकि पैर तो नीचे है नहीं। नीचे जैसे देखा, मतलब देख के मैं सन्न रह गया। जैसे छोटे बच्चे जैसे पेशाब करते हैं, उस फ्लो में ब्लीडिंग हो रही थी, एक जगह से नहीं कई जगहों से। फिर मैं पैर को कैसे भी करके पकड़ा और पकड़ के धीरे धीरे हाथ के सहारे में प्लेटफॉर्म तक गया और चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी हेल्प करो, हॉस्पिटल तक ले जाओ। तभी मैं देखा कि 2-3 बंदे दौड़ते हुए आ रहे हैं मेरे पास। मुझे लगा कि ये लोग मेरी हेल्प करेंगे, लेकिन आगे मेरा पॉकेट वॉकेट सर्च करने लगे। तब मेरे को रियलाइज नहीं हुआ कि ये लोग पॉकेट सर्च करें मोबाइल निकालने के लिए, वॉलेट निकालने के लिए या पैसे निकालने के लिए। लेकिन जब वो पर्स, वॉलेट और मोबाइल लेकर जा रहे थे तो मैं लपक के उनको पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन उस समय शरीर में उतनी जान थी नहीं कि मैं उनको पकड़ के रख सकूं। जैसे ही मैं बेहोश हुआ तो वो भाग गए। तब तक हमारे घर से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे एक फैमिली रहती है। एक्सीडेंट के बाद उनसे मुलाकात हुई मेरी, तो उन्होंने आए और उन लोग आके पूछा कि कहाँ काम करते हो, कहाँ रहते हो, कौन है फैमिली में। मैंने सब चीज़ बताया और मेरी फैमिली तो कोई थी नहीं यहाँ पे। फिर मैंने अपने बॉस का नंबर बताया और 2015 में हालांकि सब कोई मुँह ज़बानी नंबर याद रखते थे, तो नंबर एकदम एग्जैक्ट लगा। मेरे साले का नंबर दिया, मेरे दीदी के ससुर का नंबर दिया। 3 नंबर बताने के लिए लगभग मेरे को 1 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम लग गया। क्योंकि आपका माइंड उस समय वैसा। हाँ, मतलब बेहोश हो रहा था, होश में आ रहा था। 2 सेकंड के लिए होश में आया, नंबर बताया, फिर बेहोश हो गया। लेकिन जितने तीनों नंबर एकदम करेक्ट बताया। अभी तक आपको इलाज नहीं मिला था? कुछ भी इलाज नहीं हुआ था। मैं वैसे ही तड़प रहा था और इतना दिमाग में चल रहा था कि बेहोश नहीं होना है। जब भी होश में आता हाथ पीटता कि हाँ दर्द हो ताकि मैं होश में रहूंगा। तो उस समय भी आपने इतना हौसला दिखाया। जिम्मेदारी बहुत ज्यादा थी और हो सकता है कि भगवान कुछ बड़ा करवाना चाहते थे। तो ऑफिस से एम्बुलेंस आया और रिकवरी करके हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर से पैर को काट के अलग कर दिया गया वहाँ से। फिर उस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे करके एक दिन में मेरे लगभग 5 से 6 बार मेरा एम्पुटेशन हुआ। कारण इन्फेक्शन फैलते जा रहा था। तो 2-3 दिन तो मतलब जैसे मैं लास्ट इस हॉस्पिटल में आया, 2-3 दिन तो मेरे को होश ही नहीं थे। तब तक मेरी वाइफ, मम्मी सबको आ गया था। जैसे जैसे मैं रिकवरी करते गया तो एक दिन डॉक्टर, मतलब जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे, वो बोले कि आके कि उदय तुम अपना कलेजा मेरे को दे सकते हो भाड़े पे। मैं बोला सर पूरा बॉडी दे के रखा हूँ, जो जहाँ से मर्जी निकाल लीजिए। तो वो बोले कि जानते हो तुम्हारे पास जो चीज़ है वो बहुत कम लोगों के पास होता है, जिगरा,
कि वहाँ से रिकवरी करके आए, और जिस हालात में तुमको रिकवरी करवा रहा हूँ मैं, इतना जल्दी कोई नहीं होता है। लगभग 1 से 1 महीना 10 दिन में मैं डिस्चार्ज हो चुका था। अच्छा जी। और घर पे आया, घर पे आने के बाद आस पड़ोस के लोगों का मतलब जानते ही हैं, वो बिहारी कम्युनिटी, और जैसे मतलब भाड़े के घर में था, सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं भाड़े के घर में रहूँ, जाऊँगा तो सर्वाइव कैसे करूँगा। इंडियन टॉयलेट में मैं जा नहीं सकता था, ये सबसे बड़ी चैलेंज थी। फिर लोगों का वो जो होता है कि अरे ये विकलांग हो गया, इसकी वाइफ नहीं रहेगी, ये यंग है, इसको कौन खिलाएगा, इसकी देख रेख कौन करेगा, माँ बूढ़ी है, ये सारी चीज़ें मतलब चलने लगी थी समाज में। और उस समय मेरी सेकंड डॉटर हो चुकी थी, तो उसका क्या नाम है? यशिका जी। तो ऐसे तरह तरह की बातें हो रही थी, तो मैं मतलब माइंड नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरी वाइफ जो भी कर रही है वो कर रही है, उसको तकलीफ नहीं है, मम्मी को तकलीफ नहीं है, बच्चों को तकलीफ नहीं है, मुझे तकलीफ नहीं है, तो लोगों की बातों को कान देना मैं इग्नोर करने लगा। लेकिन एक दिन ऐसा घटना हुआ, रात के लगभग 9 साढ़े 9 बजे रहे थे, मेरी वाइफ बोली कि थोड़ा बिस्तर से उतरिए और खड़ा हो जाइए, मैं बिस्तर को ठीक कर दूँ। और बहुत मतलब जानते हैं भाड़ा घर में गुजारा करने लायक रूम था, और बेटा बेटी नीचे खेल रहा था लोग, और मैं दीवार को ऐसे पकड़ के खड़ा हुआ। तभी मैं शरीर से तो पूरा ब्लड निकल चुका था, और धीरे धीरे अब तो रिकवरी होगा, शरीर में जान नहीं थी। जैसे ही मैं शरीर को कंट्रोल करने की कोशिश किया, लेकिन कंट्रोल हुआ नहीं, और अपने बेटे के हाथ पे गिर गया, हाथ बीचों बीच टूट गया यश का। उसके बाद ये सब देख के मेरी मम्मी बर्दाश्त नहीं कर पाई, उनको हार्ट अटैक आ गया। जिनका एक लौता लड़का इस कंडीशन में पैर कट गया है, एक नाती, उसका हाथ टूट गया, ऑब्वियसली था कि मतलब ऐसी घटना होनी थी। एक तरफ बेटा है, दूसरी तरफ मम्मी है, मैं बेड पे पड़ा हूँ। ये सारी चीजें देख के उस समय लोगों की बातें मतलब हमारे कानों में गूंज रही थी कि लोग सही बोल रहे थे कि मैं अपने फैमिली के ऊपर बोझ हूँ, ना तो मैं बेटे को हेल्प कर पा रहा हूँ, ना मम्मी को हेल्प कर पा रहा हूँ। और उसी दिन उसी रात को डिसाइड किया कि नहीं, मैं जिस भी कंडीशन में हूँ खत्म करूंगा, और इन लोगों के ऊपर बोझ नहीं बनूंगा। फिर 1-2 दिन बाद एक टाइम ऐसा आता है, मेरी वाइफ बोली कि मैं बाजार जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा, मम्मी बच्चों को लेकर पार्क गई है। मैं बोला यही टाइम है, अच्छा फिर दोबारा नहीं टाइम मौका मिलेगा। मैंने फटाफट घर से लाइलन की रस्सी निकाली और खोज खर्च के, और जैसे ही फंदा लगाने की कोशिश किया, तब तक मेरा बेटा सामने था। उसके जबान से यही निकला कि पापा झूला क्यों लगा रहे हैं। जैसे ये वर्ड सुना, मैं एक होता है ना कि घर में कोई भी चीज छोटा मोटा आदमी चोरी कर रहा है, इधर उधर कर रहा है, और अचानक से कोई आ जाए तो थम सा जाता है, वैसे ही मैं सहम सा गया था। और तभी मेरी दीदी का, मेरे भांजे का चेहरा सामने आया, क्योंकि 2012 में मेरे जीजा जी एक्सपायर हुए थे, और 2015 में मेरा पैर कटा था। मैं जानता हूँ, और मैंने अपने पिताजी को 2013 में खोया था, तो मैं सारी चीजों को जानता था कि एक पिता का ना होना किस कदर लोगों के लिए खलता है। और तभी मैंने सोचा कि क्या वही दर्द जो मैं झेल रहा हूँ, जो मेरी भांजे झेल रहे हैं, जो मेरी दीदी, मेरी मम्मी, हर कोई झेल रहा है, वही चीज मैं अपने बेटा बेटी को देने जा रहा हूँ। और उस समय यश को पकड़ के मैं रोने लगा, और उसी दिन मैंने अपने आप को बोला कि मैं ऐसी अब काम कभी नहीं करूंगा जैसे मतलब मेरे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर लोग लांछन लगाएं और ऐसा कुछ हो। और उसी दिन मैंने कसम खाई कि मैं ऐसा कुछ करूंगा कि लोग मेरे कहानियां पढ़ेंगे
लोग मेरे नाम का मिसाल देंगे कि देखो एक पैर न होने के बाद भी इसने इतिहास रचा, लेकिन कैसे रचना है, क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता था। तो जी आपने मुझे अभी बाहर एक लाइन कहा, तो हम आप बात कर रहे थे कि आपने कहा किताब में लिखा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जी आज एक इंसान के साथ कुछ छोटा सा बुरा कुछ हो जाए, वो उसमें हौसला तोड़ देता है, और आप इतना कुछ होने के बाद भी आप ये कह रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये जो आपने कहा कि डॉक्टर साहब ने आपको कहा कि ये जिगरा दे दो मुझे, हमें बताइए ये हौसला और ये पॉजिटिविटी और इतना मतलब इतना बल और इतना साहस कहाँ से आ रहा है? मतलब वही चीज जो लाइन में बताया था, वो लाइन मेरे दिमाग में हॉस्पिटल में ही आया था कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा इससे भी अच्छा होगा। लेकिन होता है ना कि आप एक ही पॉइंट को पकड़ के बैठ नहीं सकते हो, इंतजार नहीं कर सकते हो कि क्यों हुआ। तो ये सब प्रोसेस था, यहाँ तक पहुँचने का प्रोसेस था। और उस टाइम पे से मैं मतलब भटक गया था थोड़ी देर के लिए। तो उस दिन मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया कि ऐसी कभी गलतियाँ करूँगा नहीं। और नेक्स्ट डे मैं बिना आर्टिफिशियल पैर के टूल के सहारे ग्राउंड तक पहुंचा। उस दिन रियली लगा कि हाँ मैं जिंदा हूँ। और वो टूल को पकड़ के जाने का एक अलग ही आनंद था। वो होता है ना कि मुझे नया जन्म मिला था, एकदम मेरे को फिर से चलने का मौका मिला। पहले जो चला था, नया जन्म मिला था पहले फर्स्ट टाइम, वो तो मैं भूल चुका था। लेकिन अब जो कर रहा हूँ सारी चीजें याद है, कैसे उठा, कैसे खड़ा हुआ, कैसे गिरा, फिर उठा। तो ये सब चीजें मैंने अब मजा आने लगा उसके बाद से। लोग क्या कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बस सुनते गए और आगे बढ़ते गए। और नेक्स्ट 1-2 दिन में मैं बिना आर्टिफिशियल पैर लग गया। प्लास्टिक पैर एक है संजीव सिंह भी है, वो लगवा दिए। उसी पैर के सहारे मैं दीवार धर के ऑफिस तक पहुंच गया। और ऑफिस पहुंचने के बाद सारे लोगों का मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस था। देख के सब कोई खुश हुए कि चलो इसमें कुछ करने का जुनून है, घर में बैठा नहीं रहना चाहता है। तभी ऑफिस आया। फिर मैंने फिर से अपना काम स्टार्ट किया। लेकिन काम मेरे को दिया गया, अब ऑफिस पे से स्टोर शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ पे बैठ के काम करना था। और इतना बोरिंग काम था कि मतलब सारे दिन बैठे रहो, और 1-2 सामान इशू हुआ तो हुआ, नहीं तो बस बैठे रहो। और मैं था एकदम भागने वाला, दिनों भर भागता था, इस ऑफिस उस ऑफिस, बैंक यहाँ वहाँ, मतलब भागते रहता था, ऐसा काम था। अब जो मतलब 8 घंटा में 6 घंटा 7 घंटा भागे, उसको 7 घंटा 8 घंटा बैठा दीजिए। तो फिर मैं फिर गया अपने बॉस के पास, बोला सर ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा। बोले क्या करेगा तू? मैं बोला जो करता था वही करूँगा। बोला पागल है तुम? मैं बोला सर कोशिश करके देखता हूँ, एक बार ट्राई करने के दीजिए। बोले कैसे करेगा? पहले तो ट्रेन में जाता था। मैं बोला सर अब बस में जाऊंगा, करने दीजिए। और वो बॉस का नाम भी यश था। अच्छा। उन्हीं के नाम पे अपने बेटे बेटी का नाम रखा था। अच्छा। बहुत सपोर्ट किया था, बहुत, मतलब वर्ड नहीं है उनका मतलब बोलने के लिए। हॉस्पिटल में जब मैं एडमिट था तो जाके थप्पड़ लगाते थे, डेली जाके भेंट मुलाकात करते थे, और जाके थप्पड़ लगाते थे और बोलते थे उठ, तू जानता है तेरी वजह से मेरा कितना नुकसान हो रहा है, कितना टाइम जा रहा है। जो काम तेरे को एक बार बोला जाता था वो आज 10 बार समझाना पड़ रहा है। ये सब चीजें सुन के सर बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता था कि अरे मेरे लिए काम रुक रहा है सर का, मेरे को जाना है जल्दी जाना है। सारा भगवान भेज देते हैं। जी। तो मैंने रिक्वेस्ट किया और सर मान गए। फिर मैं बस से ट्रैवल चालू किया। लेकिन पहला दिन फर्स्ट बस को जब हाथ मारा, बस वाले देखा कि एल्बो क्रैच है हाथ में, और आर्टिफिशियल पैर था, पूरा फुल पैंट पहना हुआ। बस वाला रुका नहीं, मेरे को अजीब सा फीलिंग हुआ। फिर मैं हल्का सा 2 कदम और रोडों के आगे गया, मैं फिर से हाथ मारा, बस वाला मजबूरी में रोका। रोकने के बाद मैं चढ़ा। और कोलकाता का बस का जानते ही हैं, जैसे आदमी पैर रखा है बस स्टार्ट। बहुत बड़ी चैलेंज थी उस भीड़ में, उस स्पीड में खुद को मेंटेन करना। लेकिन जैसा तैसा मैंने किया। जब वापस ऑफिस आया फील्ड का काम करके,
तब देख रहा हूँ कि पूरा पैर छिल गया है, कट गया है, चारों तरफ ब्लीडिंग, ब्लड ही ब्लड है। फिर 2 दिन ऑफिस नहीं गए तो सर बोला कि क्या हुआ, एक ही दिन जाके हो गया? मैं बोला नहीं सर, थोड़ा कट गया था। तो बुलाया फिर बोले दिखाओ कहाँ कटा है। तो थोड़ा सा कटे तब ना, वो तो पूरा मतलब राउंड लेके कट गया था। फिर बोले कि इसका इलाज कोई? मैं बोला सर एक अच्छा आर्टिफिशियल पैर अगर लगवा देंगे तो लाइफ टाइम के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बोले कि कितने का आएगा? मैं बोला 2-2.5 लाख का आ जाएगा। बोले कि कैसे होगा 2-2.5 लाख रुपए तुम्हारे पास है? मैं बोला सर 1 रुपया भी नहीं है। मैं बोला गांव में थोड़ा बहुत घर द्वार है वो बेच के और लगवाते हैं। बोले पागल है तुम, रुको मैं कोशिश करता हूँ। फिर अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ऑफिस कॉलेज में सबसे बात की और हर किसी ने सपोर्ट किया मेरा उस टाइम। किसी ने 10,000, किसी ने 20,000, किसी ने 50,000 ऐसे दे के आज वो आर्टिफिशियल पैर लग गया मेरे को। तो एक अलग ही मतलब नामुमकिन था मेरे लिए, जो वो मुमकिन हुआ। तब मेरे दिमाग में आया कि इतना महंगा पैर पहन के अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ तो ये सब बेकार है। फिर मैं वहीं से एक रनिंग इवेंट में भाग लिया, कोलकाता में मैराथन था। और उस दिन के बाद से मैंने पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं। एक के बाद एक मैराथन नॉर्मल लोगों के साथ में 21 किलोमीटर मैराथन दौड़ता हूँ। 11 राज्यों में जाके दौड़ चुका हूँ अभी तक। हम मैराथन का बात कर रहे थे, पहला मैराथन का एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस लोगों ने फुल सपोर्ट किया था, फुल मतलब। कहाँ पे था ये मैराथन पहले? सिटी सेंटर 1 में। सिटी सेंटर में, कलकत्ता में था, कलकत्ता। टाटा का मैराथन जो था। सिटी सेंटर 1 या 2 जो सॉल्ट लेक में है उसमें। हाँ। तो फर्स्ट मैराथन में ही मेरा आर्टिकल निकल गया टेलीग्राफ में। तो आपके हाथ में, दोनों हाथ में क्रचेस थे? नहीं, मैं उस समय आर्टिफिशियल लिम्ब यूज करता था। अच्छा, फिर आपने बंद कर दिया यूज करना? हाँ। तो एक अलग ही मतलब मजा आया कि आर्टिकल आना और लोग मतलब फोटो खिंचवा रहे थे। तो एक अलग मतलब अनुभव था कि चलो एक अलग दुनिया है ये। हाँ। एक अलग नशा है, अलग नशा है। तो फिर वहां से मैंने कभी पीछे मुड़ के कोई भी इवेंट मैं छोड़ा नहीं। और उसके बाद एक के बाद एक मैराथन करते गया। और वो होता है ना कि जब रास्ता नहीं दिखाई हो तो चलते रहो, एक टाइम आएगा कि दिखेगा। फिर मैं एक दिन इंस्टाग्राम पे सर का पोस्ट देखा, ग्रुप कैप्टन जय किशन सर का, जो कि HMI के प्रिंसिपल हैं। ये कौन से साल की बात है? ये 2022 की बात है सर। उसके पहले मेरे को, तो उस समय आप उधर ही नौकरी कर रहे थे? हाँ, सेम कंपनी, उसी यश जी के यहाँ? जी। तब तक यश सर 17 में चले गए थे। पैर लगा और वो बोले कि तुम्हारा पैर लग गया, तुम अपने पैर पे खड़ा हो। मेरे को देख के खुशी है कि मेरा लड़का मेरे पैर पे खड़ा है। अब मैं क्विट कर रहा हूँ और दूसरी जगह वो चले गए। लेकिन आज भी उनसे कांटेक्ट उतने ही अच्छे हैं, उतने ही तो सर से मिलना हुआ। इंस्टाग्राम पोस्ट देखा था सर का, एक हिमालय माउंटेनिंग बाइक रेस कोई किए थे सर। फिर ग्रुप कैप्टन जय किशन, HMI प्रिंसिपल। HMI को मेरे को पता नहीं था कि, ये पता था कि हिमालय पर्वत कोई है जो मैं स्कूल लाइफ में पढ़ा था कि जिसपे इक्का दुक्का आदमी चढ़ते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। हाँ। लेकिन चढ़ना कैसे है, ट्रेनिंग कैसे लेना, ये तो सबको इतना ही पता होता है शुरू में तो जी। तो कुछ पता नहीं था। तो फिर HMI ग्रुप कैप्टन जय किशन, एक डिफेंस से एक अलग लगाव था। तो उस कारण मैंने सर का नाम सर्च किया, फिर HMI का सर्च किया। फिर मैं देखा कि सर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है 6 एवरेस्ट के ऊपर स्काई डाइविंग, मतलब पहला ही इंसान। बहुत मजा आया। और मैंने सोचा ना समझा, मैं हिंदी में ही मतलब मेल टाइप कर दिया सर के पास, सर मुझे माउंटेनिंग करना है। सर का 4-5 दिन बाद मेल का रिस्पॉन्स आया, क्योंकि सर HMI बेस कैंप गए हुए थे। कंचनजंगा। तो सर का मेल आया। मैं मेल फर्स्ट टाइम कहीं मेल किया था और मेल का रिप्लाई आया पहली बार, क्योंकि हम ऑफिस पे हो और उस लेवल के इंसान को मेल की जरूरत पड़ती नहीं है। तो एक अलग मतलब खुशी थी कि सबके यहाँ से मेरा रिप्लाई आया कम से कम। तो फिर मैं
जैसे ही मिला फिर संग संग रिप्लाई किया सर को। हाँ सर को मैं लिखा था सर मैं करना चाहता हूँ। सर बोला कि आ जाओ, इतने इतने खर्चे लगेंगे, हाँ लगभग 22-25 हज़ार या हाँ अर्जेंट बेसिस पे करिएगा तो वो डबल शायद हो जाता है। हाँ मैं फिर से हिंदी में लिखा, सर कहाँ, मैं तो 200-250 कमाने वाला इंसान बहुत मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं, बेटा बेटी को खिला पिला के कुछ बचता नहीं है सर, कैसे मैं माउंटेनिंग करूंगा। फिर सर एक दो दिन बाद मिल गए कि आज हम मिल के देखते हैं। जैसे ही सर का मैसेज मिल आया कि मिल के देखते हैं, मैं लगभग मेल मेरे पास 10 बजे आया था, 2 बजे की ट्रेन पकड़ी सीधा। मेरे को नॉलेज नहीं था कुछ भी। दार्जिलिंग एक ही बार आया था, वो भी दार्जिलिंग पुलिस हिल मैराथन दौड़ने के लिए 2019 में, और सेकंड टाइम था 22 में मैं आ रहा था, क्योंकि बीच में कोविड था। कोविड ने पूरा एकदम जो भी किया था सब पे पानी फेर दिया था, तो अब उम्मीद नहीं था कि अब कुछ होगा। कोविड कैसा गुजरा आपका? बहुत बुरा सर। कोविड में एक शायद याद होगा आपको, आमफन भी आया था। बहुत बुरा सर, 15 दिन जिस रूम में रहते हैं घुटने तक पानी था सर, और लैट्रिन का वो टंकी फट जाने के बाद मतलब बिस्तर पे ही मूढ़ी चनाचूर और चिवड़ा खा के बिताए हैं। वो आज भी उसी रूम में रहते हैं, लेकिन खैर सर का आशीर्वाद है तो सब चीज़ अब संभव दिख रहा है। तो मैं पता नहीं था दार्जिलिंग कैसे जाना है, क्या करना है, नहीं करना है। एक ही बार आया था दोस्तों के साथ दौड़ने के लिए। मैं कोई 2-2:30 बजे की ट्रेन थी, उससे पकड़ के 1-1:30 बजे एनजीबी पहुंच गया था। और मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा था कि कितना जल्दी एचएमआई पहुंचूं। लेकिन फिर एक लोग बोले कि अभी रात है मत जाओ। फिर सुबह 5 बजे मैं निकला बाहर, टैक्सी पकड़ी। सर के आने के पहले मैं एचएमआई पहुंच गया था। ऑफिस सर आने के पहले मैं पहुंच गया था। सर जैसे आए तो पहले मैं घुसा, सर से मिलना है। तो सर से मिलने के बाद मेरे को लगा कि नहीं, आज तक उसके पहले बहुत लोगों से, बहुत बड़े बड़े लोगों से मिला था। सर ने क्या कहा पहला मीटिंग में आपको, क्या बोला सर ने? सर बोले हाँ भाई बताओ, हाँ बेटा बताओ। वो सर भाई बोलते हैं, बेटा बोलते हैं, हाँ बेटा बताओ। मैं बोला सर माउंटेनिंग करना है मेरे को। सर कंडीशन देखे, एक पैर में आर्टिफिशियल पैर, दूसरे में मतलब ऐसे एल्बो क्रैच लेके। और सर को भी वो लगा कि शायद इतना दूर चल के आया है तो कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। तो सर ने बोला ठीक है मैं कराऊंगा तुमको, कोई भी तुमको फीस देने की जरूरत नहीं है, मैं सब मैनेज करूंगा, तुम्हारे लिए मैं हूँ। फिर सर ने अरेंज किया मेरे को स्पेशल कोर्स में बुलाए। वहाँ पे बुलाने के बाद मैं आर्टिफिशियल पैर लगा के ही आया था। लेकिन आर्टिफिशियल पैर में क्या होता है कि मेरा स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं, बहुत स्टम्प छोटा हो, उस कारण से मेरे को माउंटेन में, हिल्स में आर्टिफिशियल सपोर्ट नहीं करता है। अच्छा। और वो बहुत कम दामी है, तो एक्चुअली हाई एक्टिविटी के लिए हाई नी जॉइंट चाहिए होता है। तो मैं तो आ गया, 8 दिन की ट्रेनिंग मैंने जैसे तैसे कर ली। लेकिन मेरे जुबान से ये नहीं निकला था कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं हर वो चीज करूंगा जो एक आम इंसान करता है। फिर सर ने सबसे मेरा वो रिव्यू किए, और करने के बाद बोले कि बेटा बस ये आज का मतलब आपका ट्रेनिंग यहीं तक खत्म होता है, और आपको प्रैक्टिस करके आनी पड़ेगी और अपना हौसला बुलंद करके आना पड़ेगा, क्योंकि आगे के रूट बहुत टफ है। और अभी तक आप बेस कैंप नहीं गए थे? नहीं, उसके पहले नहीं गया था। पहले नहीं गया था। तो उस दिन मेरे को बहुत दुख लगा कि मैं अपना 100% दिया, टाइगर हिल सबमिट किया, फंदम लेक किया, कहीं पे भी मेरे मुंह से ये नहीं निकला कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर भी मेरे को रिजेक्ट किया जा रहा है। उसके पहले मतलब मैराथन में 10 किलोमीटर ही तक करता था। उसके बाद जब मैं यहाँ से रिजेक्शन होने के बाद जाके गया, मैं 15, 18, 20, 21 करने लगा डेली। और वो जो मेंशन करते हैं मैंने डेली लगाने लगा। फिर मैंने सर से रिक्वेस्ट किया, सर कुछ नहीं होगा मेरा। सर बोले मेरा तो पोस्टिंग हो आ रखी है, अगर रुकते हैं तो देखते हैं। तो फिर सर का पोस्टिंग रुक गया। सर बोले बेटा आ जाओ। फिर मैंने लास्ट मार्च में आया, और आने के बाद जब मैं युक्सुम से
साचिन की तरफ बढ़ा, तो पहले 1.5-2 किलोमीटर में ही समझ आ गया था कि पहली बार अगर आया होता नहीं कर पाता। नहीं कर पाता, मैं माउंटेन को भूल ही जाता कि माउंटेन हम लोगों के लिए बना ही नहीं है। उस समय मेरे को लौटाना बहुत बड़ी बात थी और सही डिसीजन था उस समय का, क्योंकि जो इंसान इन सब रास्तों में नहीं चल पाता है ठीक से आर्टिफिशियल पैर लगा के, वो पतली पतली और बड़े बड़े बुल्डर्स के ऊपर मैं कैसे जाऊंगा। ये चीज उस दिन समझ में आई। और मैं उस दिन मतलब वो कहीं कहीं बोला जाता है कि जो होता है भगवान अच्छे के लिए करता है, तो सच में भगवान बहुत पूरा प्लानिंग करके मेरे को रखे थे। और मैंने 5-6 दिनों में रन सबमिट किया और फिर से आया। उस दौरान मतलब युक्सुम तक तो सोखा तक में और मेरे महेंद्र सर, ज्योति सर, सभी टीम्स थे। और सोखा से सर आ गए साथ, और सर ने हर एक वो चीज़ बताई जो माउंटेन्स में बहुत जरूरी होता है। और सर मतलब ऐसे ले गए कि जैसे रास्ते का पता ही नहीं चला कि मैं कब HMI बेस कैंप पहुंच गया। एक एक कदम, 3-3 कदम मेरे लिए बहुत मुश्किल था। 1 2 3 कदम रखो फिर आपने बेस कैंप कब पहुंचा? कौन सा महीना में? मार्च के महीने में, इसी 2024 में। बेस कैंप में आप मार्च 2024 में पहली बार, आई थिंक वो आपका माउंटेनियरिंग में सबसे पहला अकम्पलिशमेंट। कैसा लगा वो पहला माइलस्टोन, इतने सारे हालातों से गुजर के? अब क्या वो पहली ऐसी खुशी थी जो आपको मतलब इतने सालों में मिली थी? जब मैं ये माउंटेन की दुनिया में पहली वो अचीवमेंट थी, पहली वो खुशी थी जो मैंने अचीव किया था। और ये सोखा से ही मतलब एक डर सा होने लगा था, क्योंकि जो नॉर्मल बंदे थे NCC के कैडेट्स मेरे से अच्छे फिट, सही सलामत, उनको रिजेक्ट किया जा रहा था। अच्छा, मेरे तो पैर ही नहीं था। तब इस समय आप आर्टिफिशियल लिम्ब यूज कर रहे थे? नहीं कर रहा था, आप खाली क्रचेस के लेके चल रहा था। तो एक हमेशा मतलब हर कदम पे डर बना रहता था कि कहीं ऑर्डर ना हो जाए कि उदय इसके ऊपर नहीं जा सकता। रिदम का प्रॉब्लम, फिर BP का, ये सब बहुत सारे इश्यूज थे। लेकिन वो बोलते हैं ना कि आप माउंटेन को एक्सेप्ट नहीं करते हो, अगर माउंटेन आपको एक्सेप्ट करता है तभी आप क्लाइंब कर पाते हो। ये सब चीज़ें मैंने सर से ही सीखी। और मैं रहा मैराथन दौड़ने वाला इंसान, कम टाइम में लॉन्ग डिस्टेंस भागो, वही चीज़ मैं वहाँ कर रहा था। सर बार बार डांट रहे थे मेरे को कि मतलब स्लो चलो, जितना स्लो चलोगे उतना फायदे रहेगा, उतना अच्छा रहेगा सेहत के लिए। फिर भी मतलब वो तो हैबिट हो चुका था मुझे भागने के लिए। फिर लास्ट में सर ने कमर में रस्सी बांध दी क्या नहीं भाग पाए। ये सब चीजें बहुत मतलब मजा आया। और पर्वत को सही में उस समय मैं समझा, और सर का सपोर्ट नहीं होता तो आज मैं इस लायक नहीं होता। कहीं आज मैं विकलांग दिव्यांग वाली जिंदगी जी रहा होता सही में। मुझे तो लगता है कि जो भी दिव्यांग है उनके तो अब इंस्पिरेशन है कि उनको कोई लड़के आगे बढ़ना चाहिए। आज वो ईमेल आप ही ने किया, सर ने बोलते ना कि अगर भगवान साथ देते हैं पर आपको भी कुछ करना पड़ता है। जी। कर्म नहीं करेंगे तब कभी फल नहीं मिलेगा। तो आपका कर्म था कि आपने वो इनिशिएटिव लिया, आप वो आए और आपने फिर अपने आप को जाके ट्रेनिंग लिया, आपने फिर से आप जाके फिट हुए और वापस आके आपने बेस कैंप अकम्प्लिश किया। जी। तो ये सब चीजें हैं। और मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखा करता था और कुछ लाइनें अपने डायरी में लिखा करता था। जैसे एक लाइन था कि कोई मूवी का ही लाइन था कि कभी भी भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। तो ये लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगी। कभी भगवान के भरोसे मत बैठो, हो सकता है भगवान मेरा भी इंतजार कर रहा हो कि ये कुछ करे तो मैं इसके लिए कुछ करूंगा। और मैंने वही चीज पकड़ा। और एक और लाइन थी कि जहां तक दिख रहा है वहां तक चलो ना, वहां जाने के बाद वहां आगे का रास्ता दिखने लगेगा। ये सब चीजें थी जो मेरे को हर दिन मोटिवेट करती थी। और एक तो क्वेश्चन मार्क था ही, लोगों को ट्रेन का हवा लगता है तो वो लोग बचते नहीं है। मैं तो पूरा झटका खाया था, मैं बचा किस लिए हूँ, ये क्वेश्चन मार्क था मेरी लाइफ का। आपके परिवार ने आपको हर
सपोर्ट किया? जी, मेरी वाइफ ने फुल सपोर्ट, मम्मी एकदम से मतलब, और दीदी हमेशा मतलब साथ खड़ी है। आज भी दीदी कोलकाता में है। अभी तो वो बहुत खुश होंगे। बहुत 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 खुश है कि जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन था जब मैं पैर कटा था, तो मैं दीदी से, वाइफ से मैं बोला कि इतने लोगों में मैं ही क्यों? एक इंसान के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, फिर भगवान ने ऐसे काट दिया। आधी उम्र में अगर एक इंसान को, अगर आपको, आपने एक अपनी स्टोरी बताई कि मैं 2 महीने एल्बो क्रैश पे था, कितने डिफिकल्ट है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि हम 2 महीने बस मुझ में क्रच पे था, पैर फ्रैक्चर हुआ था। अब मतलब उस समय बहुत छोटी सी, मतलब आपकी डिफिकल्टी के सामने वो 0.1% भी नहीं थी। बट ये डिफिकल्टी के साथ मैं बस इमेजिन कर सकता हूँ किसी और से बेहतर, क्योंकि मैं भी क्रच में रह चुका हूँ, कि क्या मुश्किल होता है क्रचेस के साथ। क्रचेस के साथ माउंटेनियरिंग करना, क्लाइंबिंग करना, ये तो मतलब अनबिलीवेबल है। हम मतलब अगर मतलब इट इज जस्ट कमेंडेबल। मैं कुछ, मेरे पास शब्द नहीं है इसको। ये टोटली पॉसिबल हुआ ग्रुप कैप्टन जैकिसन सर की बदौलत, टीम HMI के बदौलत, यहाँ के इंस्ट्रक्टर लोगों के बदौलत। नहीं तो मैं सच में बिखर गया होता। आज समाज में विकलांगता को लेके एक अलग नजरिया है। लोग किसी को जॉब नहीं देना चाहते हैं, सोचते हैं ये करेगा क्या, 10 रुपया दे के साइड कर देते हैं। बहुत सारी चीज मैं देखा हूँ नजदीक से। एक जिंदगी में मैं 2-2 जिंदगियां जी रहा हूँ सर। एक नॉर्मल लाइफ जो अच्छे से जानता हूँ, और एक चैलेंजिंग लाइफ जो सीख रहा हूँ, देख रहा हूँ। मैं हमेशा अपने आप से, विकलांग लोगों को बहुत कुछ चाहिए नहीं सर, बहुत कुछ नहीं चाहिए। दाल रोटी और प्रभु का आशीर्वाद है तो बहुत, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट कोई नहीं देता है। आज देखिए ना, ग्रुप कैप्टन जयकिशन सर थोड़ा सा सपोर्ट किए तो आज मैं K2 के कर रहा हूँ। माउंटेनियरिंग कैसा लगता है आपको पहाड़ पे जाके? पहाड़ मतलब सब बोलते हैं ना, पहाड़ हमसे बात करता है कि पहाड़ हमें बुला रहा है। आपको वैसी फीलिंग आती है पहाड़ पे जाके? आपको कैसा लगता है माउंटेनियरिंग करना? कैसा मतलब आपको वो आपका लग रहा है कि वो आपका कॉलिंग है, वो आपका पैशन है? जी, अगर पहाड़ नहीं बुलाया होता तो सर आज आपसे मैं बैठ के बात नहीं कर रहा होता। इतनी सारी चीज़ों से मैं लड़ के यहाँ तक नहीं पहुँचा होता। और वो मेरा डेस्टिनेशन अब दिखाई दे रहा है सर, कि भगवान ने क्यों बचाया उस कंडीशन से। हमें पता चला कि आपने 750 स्क्वायर फीट का एक 7,800 स्क्वायर फीट का आप एक फ्लैग जी जी अनफर्ल करने वाले हैं जी किलिमंजारो में, एक एक्सपेडिशन K2K में। जी। उस बारे में कुछ बताइए। वो तो एक बहुत बड़ा मतलब मेरे लिए सपना जैसा था। मैं 11 राज्यों में भारतीय तिरंगे झंडे को लेके अपने पीठ के ऊपर लगा के रनिंग करता था। अच्छा जी, और जब से अपने भारत के झंडे को लेके चला और HMI के अंतर्गत आया और ग्रुप कैप्टन जयकिशन सर के निरीक्षण में आया, तो एक अलग ही मोटिवेशन मिला मुझे। और तिरंगे को लेके चलना सच में फख्र की बात है। जिधर से भी गुजरता हूँ तो लोग एक बार पलट के देखते हैं कि कौन जा रहा है। बिल्कुल। और उसके बाद मतलब वर्ड नहीं है कि भगवान ने मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं, और खास करके मेरे भगवान ने अपने साथ लेके जा रहे हैं। और वर्ड नहीं है सर, मैं इस लायक बना अपने आपको जब इन्होंने फर्स्ट टाइम ये बताया था कि इसके लिए ये आपको कंसिडर कर रहे हैं या फिर आपको ये लेके जाएंगे, आपको वो दिन याद है? आपको कितनी खुशी हुई थी वो दिन? वो दिन सपने से भरा था सर। उस दिन मैं यहाँ पे रुका, और जैसे मैंने अपने घर में बताया कि सर ने पूरी ट्रेनिंग फीस माफ कर दी, और हर एक चीज़ मतलब सर करवा रहे हैं जो लोगों के पास पैसा होते हुए भी नहीं करते। HMI में ट्रेनिंग करना सर 2-2 साल वेट करना पड़ता है कि मैंने यहाँ पे आगे जाना, और सर ने मेरे को हर एक चीज़ मुहैया कराई सर। मतलब सर मेरे लिए एकदम भगवान समान है। एक पिता के जाने के बाद मेरे पिता के वर्ड मुंह से मैं सुनता था, बेटा सर, एक सर के मुंह से सुनता हूँ, सेम फीलिंग होती है सर। मतलब सारे दुख दर्द भूल जाता हूँ कि चलो कोई है। और सच में मतलब आज सर नहीं होते तो मैं इस लेवल पे तो कभी आया ही नहीं होता। देखिए उदय जी, कोई एक तो सपोर्ट चाहिए होता है, बट खुद की भी अगर खुद का भी बल नहीं हो
तो अच्छा से अच्छा सपोर्ट भी नहीं काम आता है। वो आपका भी बल है। एंड सर, जयकिशन सर तो हम जानते ही है कितने ज़्यादा हेल्पफुल है, कितने ज़्यादा हम्बल है, इवन आफ्टर ऑल इज अचीवमेंट जो हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले। बट ये आपका बल और ये चीज़ आप कुछ हमारे दर्शकों को जो कि अलग अलग संकटों से गुजर रहे हैं डे टू डे में, कुछ विकलांग है, कुछ नॉर्मल डे में अलग अलग सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जब वो एक्सट्रीम डिसीजंस ले लेते हैं कि उनको अपनी लाइफ को एंड कर देना है या फिर गिव अप कर देना है, तो उनको आप क्या बोल के मोटिवेट करना चाहेंगे? आज ऐसे काफ़ी लोग हैं जो उस फेज से आज के दिन पे गुजर रहे हैं, वो लोग अपने आप को कैसे संभालें? मैं आपको एक इसी पॉइंट पे एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। मैंने एक, जैसे आपको पता है सोशल मीडिया पे मैं वीडियोस डालते रहता हूँ। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है वन लेग उदय के नाम से, जहाँ पे मतलब लोग अच्छे मैं वीडियोस डालता हूँ मोटिवेशनल टाइप से। तो एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था, वो वीडियो लगभग 26 मिलियंस व्यू गए थे उस पर। अच्छा जी। तो लगभग 2000 से भी अधिक लोगों ने कमेंट किया था, और मैं 2000 लोगों के कमेंट का रिप्लाई देने में सर टाइम लगता है, लगभग 4-5 महीने लग गए थे। और उसी में किसी ने मेरा नंबर मांगा था। आपने सबको रिप्लाई दिया? सबका रिप्लाई दिया सर। हमारे यहाँ तक पूरे एशिया से था मैसेज। अच्छा। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, हर जगह से था सर। उस दिन मतलब बहुत अच्छा लगा कि लोग मेरे वीडियो देख के इतना मतलब खुश हुए, और मेरे जैसे लोग खास करके। एक बंदे अपने 5वें तल्ला पे जाके फोन कर रहा है, वीडियो कॉलिंग डायरेक्ट किया, नंबर मांगा था, मैं नंबर दिया, इंडियन बंदा था अपना। बोला भैया फ्यू सेकंड आगे आपका मेरे पास वीडियो आया, अगर नहीं आया होता तो मैं जंप कर गया होता। रो रहा था इतनी जोर से, मतलब रो रहा था कि क्या बताएं। सेम कंडीशन मेरे जैसा ही ट्रेन से कर रहा था पैर उसका, सेम एकदम। 26 मिलियन मतलब 2.6 करोड़ जी। अब 2.6 करोड़ में अगर आपने उसमें से कुछ 1% लोगों का भी जान बचा दिया जी, तभी वो कई जानों को एक आपका एक मैसेज, तो फिर आपका मिशन बहुत बड़ा है। जी। तो उस दिन मैंने उस बंदे से एड्रेस लिया, उसके घर जाके मिला, मुझे इतना खुशी हो, वो तो पकड़ के रोने लगा कि आप जो कर रहे हैं भैया सच में हम लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण है, एक नई दिशा दे रहे हैं कि हम लोग भी कर सकते हैं। उस दिन मैं पहले भगवान को जाके बोलता था भगवान मैं ही क्यों, लेकिन जब से ये सब चीजें करने लगा हूँ, लोग मेरे को फॉलो करने लगे हैं, तब से मैं भगवान से जाके रिक्वेस्ट करता हूँ भगवान थैंक यू, 140 करोड़ लोगों में आपने मुझे चुना, मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी कि आओ निकलो दिखाओ लोगों को रास्ता। और सर से मिलना और यहाँ तक पहुँचना सच में मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है। और मैं जो कर रहा हूँ आप सभी का साथ, सभी का सपोर्ट चाहिए, ताकि मैं और भी लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ, अपने जैसे लोगों को घर से बाहर निकल पाऊँ। एक जानते हैं सर कि जब भी एक आम इंसान का एक्सीडेंट होता है ना, तो घर से बाहर निकलने में बहुत परेशानियाँ होती हैं। क्या कहेंगे लोग, अगर आपके साथ मेरा झगड़ा हुआ है ना, तो आप अगर अच्छा भी सोच रहे हैं मेरे बारे में, तो मैं सोचूंगा कि इसके मन में खुशी हो रही होगी, चलो कर गया पे। बहुत रियली बोल रहा हूँ, दुनिया में ऐसे लोग हैं जी, रियली बता रहा हूँ जो मैंने फील किया है। और मैं ही नहीं, मेरे जैसे लोग जितने भी एक्सीडेंट में अपना हाथ पैर खोए हैं, सभी घर से बाहर निकलने में यही क्वेश्चन, लोग क्या कहेंगे। मेरे इस बारे में आपसे एक क्वेश्चन है। हम जो भारत देश की बात करते हैं, भारत देश में कई ऐसे लोग हैं जो आपको मदद नहीं करते हैं, जो ऐसे करते हैं, फिर भी हम देश से इतना क्यों प्रेम करते हैं, हम इस तिरंगे से इतना क्यों प्यार करते हैं? हाँ, भारत इतना खूबसूरत है ही कि मतलब हमारा जो ट्राई कलर है एक अलग ही आनंद देता है, एक अलग ही शांति देता है, एक अलग ही प्रेरणा देता है। यहाँ पे हर वो चीज है जिसको लेके हम लोग संजोए रहते हैं कि मेरा भारत। और मेरे पास वर्ड नहीं है तिरंगे के साथ मेरा क्या लगाव है, ये आपको मैं देख रहा था जब आपने ये टी शर्ट पहना था, बार बार उस तिरंगे को जी कर करके ऐसे देख रहे थे, वो हमें तिरंगा मतलब है। तो आज मैं वन लेग उदय कुमार से वन लेग उदय फेमस हो गया हूँ। कहीं पे भी लोग वन लेग उदय के नाम से जानते हैं कि कोई तिरंगा आ रहा है, मतलब भीड़ में अगर कहीं दब गया मैराथन के भीड़ में,
और मेरा तिरंगा देख के लोग समझ जाते हैं कि वो हम लोग उधर उधर से आ रहा है। तो ये तिरंगा ने मेरे को पहचान दिलाई, तिरंगा ने मेरे को मान दिलाई। और एक्सीडेंट में मैंने, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी बोलते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढो। करेक्ट। मैंने निराश नहीं हुआ, टूटा नहीं, हारा नहीं, टूटा था लेकिन वहां से फिर से उठा, रिकवरी किया खुद को और आपदा में अवसर ढूंढा और हर एक दिन मेहनत करते गए। और इन सारे मेहनतों को ग्रुप कैप्टन जैकी सांसद ने बहुत अच्छे तरीके से देखा, समझा और मेरे सपोर्ट में आए, जो कि आज तक कोई नहीं सपोर्ट किया। उदय जी, मुझे लगता है अभी आप जो करने जा रहे हैं वो एक इतना बड़ा एक्सपेडिशन है, और कंचनजंगा टू किलिमंजारो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड आप सेट करने वाले हैं। किलिमंजारो में 7,800 स्क्वायर फीट का फ्लैग फहराना कोई मामूली बात नहीं है। और खासकर आपने 2022 में अपना माउंटेनियरिंग का जर्नी चालू किया जी। और 2 साल के अंदर आप इतना बड़ा एक्सपेडिशन ले रहे हैं, वो हम आपको उसके लिए सल्यूट करते हैं। और हम चाहेंगे, हम आपका जो भी ये स्टोरी है हमारे दर्शकों के सामने लाएंगे। आपका पूरा एक्सपेडिशन में हम आपके साथ रहेंगे। हम लोग आपके मीडिया पार्टनर्स बन के हम लोग पूरा आपका जर्नी दिखाएंगे, आप लोग कैसे जा रहे हो, क्या डिफ़िकल्टीज़ के साथ जा रहे हो। एंड हम यही होप करते हैं कि जो भी हमारे दर्शक हैं, हमारे ऑडियंस हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, उन इमोशन से रिलेट करके और कुछ नहीं तो अपने आप को एक लड़ने की ताकत दे दें आपकी स्टोरी देख के। एंड थैंक यू सो मच उदय जी, आपने इस पॉडकास्ट में हमें टाइम दिया। एंड अब तो हम आपसे कई और ज़्यादा बातें करेंगे ओवर दिस कोर्स ऑफ दिस एक्सपेडिशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।